नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। द कॉल ट्रंप, जिन देशों ने हमारा साथ नहीं दिया उन्हें मेरा सुझाव है। ब्रिटेन जैसे देशों को मेरा सुझाव है, पहला ये कि वो अमेरिका से तेल खरीदें, दूसरा ये कि हिम्मत जुटाएं, हॉर्मुज में जाएं, जंग करें, कब्जा कर लें। आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल ईरान युद्ध के चलते किसी भी देश ने, खासकर नेटो देशों ने उनका साथ देने से मना कर दिया और उसी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बातें कही है। अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं रहेगा। ईरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है। जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। इधर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी है, अगर ईरान नहीं माना तो खर्ग आइलैंड पे हमला कर दिया जाएगा। बिजली संयंत्र और तेल के कुएं पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। अब तक जानबूझकर इन टारगेट पर हमला नहीं किया गया। एक तरह से बातचीत के टेबल में लाने के लिए ईरान पे अपनी पूरी ताकत से रणनीति का अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उधर हॉर्मुज संकट के बीच इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा दावा, कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल हो सकती है। लाल सागर में तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति संकट और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दूसरी तरफ बाब अल मंडाब है। अगर ये दोनों रुक जाते हैं तो 32% जो तेल का आवागमन होता है वहां रुकावट आ जाएगी और यही कारण है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो 140-150 बैरल तक जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब ज्यादा दिन तक ईरान के साथ जंग करना नहीं चाहते। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 से 6 हफ्ते में वो युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। वो हॉर्मुज खुलवाने के फैसले पर भी पीछे हटने वाले हैं। हॉर्मुज और बाकी काम वे सहयोगियों के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। क्या 6 हफ्ते और जारी रहेगी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग? क्या अमेरिका ने युद्ध से पीछे हटने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या हॉर्मुज खोलने की शर्त अमेरिका के लिए बेमानी हो चुकी है? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो कोना है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। लेकिन अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज खुलवाने वाली शर्त से ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। हॉर्मुज खुलवाने का काम डिप्लोमेसी और सहयोगियों पर छोड़ दिया जाएगा। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जिन्हें पता था कि ईरान पर हमले का मतलब हॉर्मुज पर पाबंदी। जब वो ईरान पर हमले का आदेश दे रहे थे तब भी उन्हें चेताया गया था कि ईरान हॉर्मुज का रास्ता बंद कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य सलाहकारों और खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया था कि तेहरान पीछे हटने के बजाय इस ग्लोबल व्यापार मार्ग को ठप कर देगा। लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि ट्रंप को अपनी सेना की ताकत पर अटूट भरोसा था। उनका मानना था कि ईरान घुटने टेक देगा या फिर अमेरिकी नेवी घंटों के भीतर इस रास्ते को दोबारा खोल देगी। लेकिन 1 महीने बाद ट्रंप का अटूट भरोसा खत्म हो चुका है। ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं और हॉर्मुज पर वो टस से मस नहीं हो रहा। ईरान ने केवल धमकियां नहीं दी, पिछले 1 महीने में 20 से अधिक जहाजों पर हमले हुए हैं। मरीन इंश्योरेंस की कीमतें 1000% तक बढ़ गई हैं। शिपिंग कंपनियां अब इस रास्ते से गुजरने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। जो राष्ट्रपति ट्रंप पहले संपूर्ण जीत की बात कर रहे थे, अब उनके सुर बदल रहे हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों तक संदेश पहुंचा दिया है। उस संदेश में कहा गया है, हमारी सेना ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। अब अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि होर्मुज को खोलना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें महीनों लग सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि उसके तमाम लक्ष्य पूरे हो गए हैं, इसलिए अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। भले ही समुद्र में बिछी माइंस अभी भी जहाजों के लिए खतरा बनी हुई है। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नेवी का सफाया कर दिया गया है। ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर कर दिया गया है। इसलिए ट्रंप अब 4 से 6 हफ्तों में युद्ध खत्म करने की सोच रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आगे का रास्ता बातचीत से निकलेगा। दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी सेना ने होर्मुज को अपना अंतिम हथियार बना लिया है। ईरान ने होर्मुज को ही अमेरिका की कमजोर नस बना लिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए ईरान पर हमला सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिकल दांव भी था। लेकिन अब जब ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की कगार पर है, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो वो इस महंगे युद्ध को खींचते रहें और होर्मुज को अपनी ताकत के दम पर खोलें, या फिर अधूरे मिशन के साथ समझौता कर लें। लेकिन सबको पता है, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसकी लहरों को शांत करना, खासकर होर्मुज जैसे खतरनाक पानी में, काफी मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार बार पलट रहे हैं। पहले उन्होंने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट हम खुलवाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि साहब हम नहीं खुलवाएंगे, हमने ज्यादातर ईरान पे जो हमारे लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त कर लिया है और 2 से 4 या 4 से 6 हफ्तों में हम युद्ध खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या वो एक तरफा ऐलान करेंगे या वो ये रणनीति का प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं ईरान पे कि जो बातचीत है वो दोनों मिलकर करें और युद्ध को खत्म करें। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर एक बार फिर अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। यानी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, यानी 1 महीना बीतने के बाद ये युद्ध ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होता दिखाई दे रहा है। एक बहुत खास अतिथियों का पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसमें हम उनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने है, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को मानेगा? क्या अमेरिका ईरान के प्रस्ताव को मानेगा? मेरे साथ दीप्ति तनेजा जी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। भार्गव मित्रा जी हैं, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कमलजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जनरल सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कोई संभावना आपको लगती है, बिकॉज क्या होता है कि जब आप युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने को अनप्रेडिक्टेबल होता दिखाना चाहते हैं दुनिया को, क्या ट्रंप उसी लाइन पे चल रहे हैं? देखिए भट्ट साहब, इस लड़ाई में अभी तक तो ये क्लैरिटी भी नहीं बन पाई है कि अमेरिका के उद्देश्य क्या थे। सही मायनों में उनके उद्देश्य हमेशा बदलते रहे हैं और जैसा कि अमेरिका में लोग कहते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ टैको। तो ट्रंप साहब एक बड़बोले की तरह से एक कैंपेन उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर एक्चुअली अनलीश कर दिया है। अब उससे किस तरीके से वो निजात पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को पता है कि पाकिस्तान में कुछ वार्तालाप चल रहे हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग गए हैं चाइना की गारंटी लेने के लिए, क्योंकि इस लड़ाई का सबसे बड़ा प्रभाव चीन के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। और चीन का जो एनर्जी का सप्लाई है वो उसकी गारंटी करना चाहते हैं। और एक बात हम नहीं झुटला सकते कि अमेरिका पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। रेयर अर्थ्स और बहुत सारी चीज़ों में चीन की चोक होल्ड है। चीन ने
अमेरिका का गला पकड़ा हुआ है। आसान नहीं है अमेरिका के लिए। तो चीन की जनरल बात सिंह, आप ये कह रहे हैं कि यहां पर बार्गेन हो सकता है, बिकॉज अगर अमेरिका को इंटरसेप्टर बनाने हैं तो उसको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, जिसपे पूरा कब्जा मैं कहूंगा चीन का 90% वो प्रोसेस करता है। और अगर चाइना को सस्ता ऑयल चाहिए, चाहे वेनेजुएलन ऑयल है चाहे ईरानी ऑयल है, वो बिना अमेरिका के इस तरफ नहीं आएगा। तो तब आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बार्गेन हो सकता है। यही एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि इस लड़ाई को सीज फायर की हालत में कुछ दिन रखकर और फिर इससे किस तरीके से विड्रॉ किया जाए, साथ में ही एक नैरेटिव ऐसा बना लिया जाए कि हम तो जीत गए। हर एक ये कह रहा है कि हम तो जीत गए हैं लड़ाई। तो हर दिन वो बना ही रही है नैरेटिव बनाना पड़ेगा। हर दिन तो वो नैरेटिव बना ही रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने उनकी नेवी बर्बाद कर दी, उनकी एयरफोर्स बर्बाद कर दी, 80% उनके लॉन्चर्स तबाह कर दिए, उनकी मिसाइल फैसिलिटी तबाह कर दी, उन्हें बहुत कमजोर कर दिया है हमने। बात तो उन्होंने अपना जो ग्राउंड वर्क है वो साथ साथ कर रहे हैं, उनको भी मालूम है, और उनका स्टेमिना भी लिमिटेड है। देखिए, अमेरिका चाहे कितना बड़ा देश हो, वो बॉडी बैग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 13 से 15 अमेरिकन की डेथ हो चुकी है। वो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करना एक बहुत ही आत्मघाती प्रयास होगा जो शायद वो नहीं करेंगे। और अब अमेरिका में बहुत मजबूत प्रदर्शन हो रहे हैं बिल्कुल कि वी डोंट वांट किंग, हमको कोई राजा नहीं चाहिए। हमको जनरल सिंह, इसका मतलब ये है भार्गव मित्रा साहब कि ट्रंप साहब माने या ना माने, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त दबाव है, घरेलू मोर्चे पे दबाव है, जीसीसी कंट्रीज से दबाव है, पूरी दुनिया से दबाव है साहब, क्योंकि ये उनका अगर ये कदम आगे बढ़ता है ये पूरी दुनिया को मंदी में लेके आ जाएगा। ऑलमोस्ट सबकी इकोनॉमी में अब असर पड़ जाता है, सबकी सप्लाई चेन कंस्ट्रेन हो रही है, आने वाले समय में और मुश्किल आएगी बाकी देशों को भी। हम लोग कहते हैं कि लड़ाई आप शुरू कर सकते हैं, अंत नहीं कर सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। और यहाँ पे यह है कि ट्रंप ने लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन ट्रंप किस पोजीशन पर या किन कंडीशंस पे लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार होंगे, वो ट्रंप को अभी डिसाइड करना है। वो डिसाइड किया नहीं है। बिना किसी फैसले के या बिना किसी बेनिफिट्स के, एडवांटेजेस के, यदि वो लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार होते हैं तो वो उनकी हार मानी जाएगी। और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे, सब लोग सवाल करेंगे कि ये लड़ाई आपने करी ही क्यों, इसका उद्देश्य क्या था। और ईरान में कितने वेपन्स हैं वो अब पता चल रहा है। शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल रहा है कि उनके पास कितना आर्सेनल है। और जिसके पास आप क्लेम करते हैं कि हमने आर्सेनल खत्म कर दी है, वो इस तरीके की लड़ाई अभी लड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके आर्सेनल खत्म हुए नहीं है, वो बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ तो अमेरिका के आर्सेनल खत्म हो रहे हैं ना सर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2400 पेट्रोइट इंटरसेप्टर, मतलब अमेरिका एक साल में 650 बना पाता है और एक महीने में उसने 2400 खर्च कर दिए हैं। अब सवाल ये, थार्ड का 40% स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है, केवल सालाना उत्पादन 100 का है, मतलब इसे बनाने में उन्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे। आपका स्टॉक पाइल भी तो खत्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर, ये भी तो बहुत बड़ा दबाव है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ। और आपको ज्ञात होगा कि जो यूक्रेन को जो सप्लाईज उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसमें भी उन्होंने उसको रोका हुआ है, क्योंकि वो डाइवर्ट कर रहे हैं इस वॉर पे। तो अमेरिका के लिए मिलिटरली बहुत दिन सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी कंट्रीज जो है वो मिलिटरली कुछ करेंगे नहीं। वो अभी देख रही हैं कि क्या हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है जो जहाँ यूएस बेसेस अभी हैं। इसीलिए इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा अमेरिका को। लेकिन यदि अमेरिका ने किसी की बात न सुनते हुए ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड असॉल्ट यदि उन्होंने कर दिया, तो जैसा हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ये लड़ाई, उन्होंने खुद अभी कहा है कि 1 महीने की लड़ाई हो चुकी है और 4 से 6 हफ्ते की लड़ाई और हो सकती है। इसका मतलब है कि 1.5 महीने की बात कर रहे हैं ट्रंप। और तो 1.5 महीने में क्या होगा? 1.5 महीने में यदि ग्राउंड असॉल्ट, यदि खर्ग आइलैंड की बात करते हैं तो वहां पे उनको ग्राउंड असॉल्ट करना पड़ेगा। तो खर्ग आइलैंड पे यदि वो चले गए, ग्राउंड असॉल्ट कर दिया, तो ये लड़ाई आराम से 1.5 से 2 महीने और खींचेगी। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन दीप्ति तनेजा जी,
ये क्या बहुत चर्चा हो रही है साहब, ग्राउंड इन्वेजन की बहुत बात हो रही है, उनके मरीन्स पहुंच रहे हैं, उनकी 82 एयरबॉर्न के जाबाज वहां पर मौजूद हैं। बट आपको लगता है कि साहब जब आप बातचीत की टेबल में किसी ऐसे देश को लाना चाहते हैं जो सर पे कफन बांध के बैठा हुआ है और मरने मारने के लिए उतारू है, तो आप उस पर दबाव डालने के लिए हर तरह की रणनीति इस्तेमाल करते हैं, और शायद ट्रम्प साहब यही कर रहे हैं और वो भी जानते हैं ये एक सुइसाइडल मिशन होगा अगर आप ग्राउंड इन्वेजन के लिए। जी बिल्कुल रमेश जी, देखिए ये बिल्कुल सुसाइडल मिशन होगा और फुल ग्राउंड इन्वेजन तो किसी हालत में हो नहीं सकती है, ये ट्रम्प भी जानते हैं और ईरान भी जानता है। अब आती है बात कि क्या वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स करेंगे। प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए जैसे वो खर्ग आइलैंड की बात कर रहे हैं, अबू मूसा की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है कि जितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जो स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स हैं जहाँ से चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की एंट्री होती है या खर्ग में उनका बहुत ज़्यादा तेल का एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, वहाँ पूरा इंफ्रा फॉर एक्सपोर्ट हब्स है, या जहां पर उनका तेल का बहुत ज्यादा तेल के कुएं हैं, तो अगर वो स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स करते हैं तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सुसाइडल मिशन होगा। और ये बात ट्रम्प भी जानते हैं क्योंकि IRGC भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। वो मेरीन्स कह लीजिए या अपने जो शोल्डर माउंट उनके होते हैं, वो उस तरीके से दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर हाउ थिंग्स विल बी अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो। और ट्रम्प भी इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं, लेकिन ट्रम्प में वो सूझबूझ नहीं है, मैं कहूंगी जो पहले वाले, या एक जिसे कहते हैं कि डिसेंसी। देखिए एक हार एक्सेप्ट करने की भी डिसेंसी होती है। चाहे अगर हम वो क्यूबा की बात करें, जब फिडेल कैस्ट्रो के साथ हुआ था तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आई थी। वहां पर भी उनको यही लगा था कि वो एसेनोवर ने जब स्टार्ट किया था कि उनको लगा था कि बिल्कुल हम इसको हड़प लेंगे, एक दिन में फिडेल कैस्ट्रो को मारेंगे और सारी सिचुएशन क्यूबा में सत्ता पलट हो जाएगी। लेकिन वो हुआ नहीं। कारण यही थे कि वहां की टेरेन बहुत टफ थी, जो यहाँ की भी है ईरान की। यहाँ भी यही लोकलाइट जो है वो फिडेल कैस्ट्रो के अगेंस्ट खड़े होंगे, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो तो उनके बहुत चहेते निकले। यहाँ पे भी जी, तो यहाँ पे भी वो रजा पहलवी को ही लाना चाहते थे, यहाँ पे भी वो सत्ता पलट का ही एक पूरा उनका इरादा था। लेकिन रमेश वो तो शुरू में ही दिख गया कि वो नहीं हो सका, तो पहले ही हफ्ते में समझ आना शुरू हो गया। अभी ड्रोन्स की बात कर रहे थे, देखिए ड्रोन्स का तो सीधा सीधा ईरान ने ये दिखा दिया। दो उसमें बहुत बड़ी चीजें हैं कि नंबर 1, जब उनके फोर्ट मैकनेयर तक अगर उनके ड्रोन्स पहुंचते हैं तो अब वो शहीद ड्रोन्स हैं ईरान के बनाए हुए या चाइनीज टेक्नोलॉजी उनको लेंड हुई है, चाइना के ड्रोन्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही सूरतों में अमेरिका के लिए वो बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन है अगर 2 बारी ड्रोन साइटिंग हुई है फोर्ट मैकनेयर के ऊपर। दूसरी चीज ये कि हम थर्ड इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे थे, तो लाखों की मिसाइल्स के लिए करोड़ों के इंटरसेप्टर्स यूज हो रहे हैं रमेश जी। तो इससे यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऑल ऑफ अ सडन यूक्रेन की जो टेक्नोलॉजी थी इंटरसेप्टर्स की, वो वर्ल्ड बोरो करने के लिए आ रहा है कि भैया सस्ती टेक्नोलॉजी के इंटरसेप्टर्स बनाओ, क्योंकि थर्ड को भी ईरान के ड्रोन्स ने और ईरान के हाइपरसोनिक तो खैर कर ही सकते थे, बहुत सारे उनके बैलिस्टिक मिसाइल ने भी उनकी इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जिसे कहते हैं धराशायी कर दिया। तो ये एक नया ही तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और दूसरे पहलू पे मैं जाऊंगी, अगर ये स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग कर रहे हैं अपनी मेरीन्स और पैराट्रूपर्स की, तो रमेश जी नया वर्ल्ड ऑर्डर आते बहुत टाइम नहीं लगेगा, विच स्ट्रेट अवे मींस कि ईरान को सैंक्शंस ईरान मानेगा नहीं, पूरा वर्ल्ड उससे तेल खरीदेगा तो या तो वो युआन में खरीदेगा या ईरान की अपनी जो करेंसी उसमें तो खैर नहीं होता दिख रहा, पेट्रो डॉलर कोलैप्स करेगा, पूरे वर्ल्ड में उसके भी लगाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। तो ट्रंप ने बिल्कुल, जैसे देखिए इजिप्ट ने स्विस पे कर रखा है, तो ईरान को कौन रोक सकता है। बिल्कुल ईरान का तो शुरू से इरादा ही यही था कि होर्मुज मैं मेंटेन करूंगा। और आज अगर ये शुरू हुआ तो बाब अल मंदेब के ऊपर कल को येमेन ने किया, हाउतीज, ISIS और IRGC, इनके हाथ में आप वर्ल्ड का कंट्रोल दे रहे हैं। ट्रंप ने जो चीज शुरुआत करी है वो ट्रंप को तो ध्वस्त करेगा ही करेगा, अमेरिका के वर्चस्व को तो खत्म करेगा ही रमेश जी, पूरे वर्ल्ड के लिए उसमें बहुत ज्यादा एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जनरल सिंह, एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। अभी क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक कमजोर नस ऐसी दबाई है ईरान ने, मैं कहूंगा उसने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ता निकाल लिया कि साहब हमें क्या मतलब है, हमें तो चाहिए नहीं यहां से कोई ऑयल, हमारे पास पर्याप्त तेल है, जिन्हें खुलवाना है खुलवा लें। उन्होंने ब्रिटेन से भी ये कह दिया, यूरोप से भी यही कह दिया, बाकी देशों से भी यही कह दिया। तो अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसते दिखाई दे रहे थे, अब तो उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब, हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो तो निकल जाएंगे लेकिन पूरी दुनिया को फंसा के चले जाएंगे?
देखिए, अमेरिका के कुछ ऑब्लिगेशंस गल्फ कंट्रीज की तरफ भी तो बनते हैं, उनके इतने बेसिस वहां पर हैं। अभी कतर ने बोला है कि उन सब ने बोला है इकट्ठे होके कि डी एस्केलेशन जरूर होना चाहिए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव चीन के ऊपर पड़ता है एनर्जी के टर्म्स में। तो चीन में अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं। ये कोई बात ऐसे संयोगवश नहीं की गई है, ये एक मैसेज चीन को भी दी गई है कि आप इसको खुलवा दें किसी तरीके से। अब जो खुलवाने के जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर बड़ी बहस होगी, क्योंकि जैसे कि आपकी दूसरी पैनलिस्ट तनेजा मैम बताने की कोशिश कर रही थी कि सुएज के ऊपर इजिप्ट का कंट्रोल है, इसी तरीके से क्या हॉर्मुज के ऊपर किसी तरीके से ईरान का कुछ किस्म का कंट्रोल रहेगा, और वो कुछ टोल भी लगाएंगे उसके लिए, और इसका प्रभाव गल्फ खाड़ी देशों के ऊपर बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो गैस आती है कतर की वो यहाँ से आती है, और जो तेल की निकासी होती है, हालांकि कुछ पाइपलाइन है, लेकिन वो एक फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और उसका प्रभावी इवैक्यूएशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हॉर्मुज एक जुगुलर और जिसको कहते हैं दुखती नस या एक शाहरग है, जिसके ऊपर ईरान ने अपना पैर रखा हुआ है। बिल्कुल जनरल सिंह, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच तो युद्ध दिख रहा है, लेकिन एक युद्ध ऑयल का भी चल रहा है साहब। बिकॉज ईरानियन 80 to 90% ऑयल कौन ले रहा था डिस्काउंटेड? चाइना ले रहा था, युवान में ले रहा था। इसीलिए तो इतने सैंक्शंस के बाद भी ईरान ने इतना कुछ इन्वेस्टमेंट अपने डिफेंस में किया है। दूसरा, वेनेजुएला में देख रहा था वो 6 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ले रहा था, जो अभी 4,800 बैरल पर डे में आ गया। ऑलमोस्ट 67% का ड्रॉप आया है। अब आने वाले समय में ईरान का चाइना को और ऑयल चाहिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो जाहिर है आपको लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है कि साहब आपको हम देंगे रेयर अर्थ मिनरल्स, आप हमें ऑयल के लिए कहिए। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे लगता है सर, वो मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा, अरे चीन क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा अमेरिका फंसे रहे ईरान में लंबे समय तक। आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों तीनों पहलू विचार करने वाले हैं। एक ये है कि इसको कितना खींचना है च्युइंगम की तरह, तो ये चीन ने फैसला करना है। और जैसा हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को विदित है कि मई के महीने में ट्रंप साहब ने चीन जाना है। इससे पहले वो मार्च में जा रहे थे, फिर पोस्टपोन हुआ, मई में चला गया है। तो उससे पहले जो भी लेवरेजेस हैं, जो भी प्रभाव हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और दोनों के बीच आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीन के लिए मुश्किलें बढ़ाई गई हैं। वेनेजुएलन तेल उनको नहीं मिल रहा, कुछ वो रूस से ले रहे हैं। और एक बात आपको ये तो माननी पड़ेगी कि चीन ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दूसरे देशों से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की। उनके पास 160 दिनों का रिजर्व है। बिल्कुल रिजर्व है। और लेकिन सर, जो डेटा सेंटर आप बना रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत सारा ऑयल चाहिए। मैं जल्द हाजिर होता हूं। एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त, ईरान युद्ध को लेकर फ्रांस के रुख पर राष्ट्रपति ट्रंप बोले हैं, फ्रांस ने हमारे सैन्य विमान को अपने एयरफेस पे नहीं जाने दिया, हम फ्रांस का ये रवैया हमेशा याद रखेंगे। यानी पहले ब्रिटेन को उन्होंने कहा है, अब फ्रांस को उन्होंने कहा है। एक तरह से इस युद्ध ने बहुत कुछ सामने लाकर रख दिया है। नाटो देशों में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, गल्फ कंट्रीज में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। इधर अमेरिका को लेकर ईरानी सेना के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। वो भ्रम में है कि शक्तिशाली ईरान को झुका सकते हैं। ईरानी सेना अपने दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकती। अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला निंदनीय है। ईरान विदेश मंत्रालय ने परमाणु ठिकानों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे सीधे उल्लंघन बताया है।
ईरान पर हमलों के बीच ईरान इंटरनेशनल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिकी इजरायली हमलों में IRGC को भारी नुकसान हुआ है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक IRGC बासिस फौज और पुलिस के कुल 4,770 जवानों की मौत अब तक हो चुकी है। यही नहीं, दावा है कि करीब 21,000 जवान घायल भी हुए हैं। रुक करते हैं राहुल दब्बास का, जो हमारे साथ इजराइल से लगातार हमारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। राहुल, हमें इजराइल से जानकारी मिल रही है, गल्फ कंट्री से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी जो हम दिखा रहे थे कि साहब ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं 80% हमने उनके लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, उनकी नेवी, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया है। यहां क्या लोगों में बातचीत है, यानी यहां क्या सेंस है? देखिए, अगर ईरान की बात करें तो ईरान के पास जो आईडीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं कि 70 के आसपास ऐसे लॉन्चर्स हैं जिनसे अंतिम फेज में वॉर में ऐसी मिसाइलें चलाई जा सकती है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। मैं इस वक्त बेनी ब्राक के इलाके में मौजूद हूँ। डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर ज्यूज रहते हैं, वो इलाका यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर पहले एक मिसाइल हमला हुआ था और इस मिसाइल हमले में जो छत है इस घर की वो टूट चुकी है। तो सोचिए कि छत उड़ जाती है। 9:40 पर यह हमला होता है और बड़ी संख्या में जो इलाका है इसमें पुलिस मौजूद है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और बेनी ब्राक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरी बार हमला है। छत पूरी तरीके से उड़ चुकी है और यहाँ पर गाड़ियों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि जो छत के टुकड़े हैं वो गिरते हैं और ये मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल है और इसकी वजह से अच्छा खासा आसपास के इलाके में नुकसान होता है। ये हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है। बच्चों को देख सकते हैं और सुबह से 8 बार सायरन बज चुके। दूसरी गाड़ी को आप देखिए, इसके भी जो मलबा है जब छत टूटी थी तो उसके बाद वो नीचे गिरा था और उसकी वजह से देखिए किस तरीके के हालात बन जाते हैं। तो जहां हमने देखा कि परसों बेरशेवा यानी दक्षिण में हमला किया जा रहा था, अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर मध्य इजराइल में हमला किया जा रहा है। तो यानी टारगेट को चेंज किया जा रहा है बार बार अगर ईरान की तरफ से बात करते हैं। और यही वजह है कि परसों दक्षिण में, कल उत्तर में हाइफा और अभी मध्य इजराइल में लगातार जो अटैक है बिल्कुल की जा रही है ईरान की तरफ से। ईरान और उनके प्रॉक्सी की अगर रणनीति देखे जाए, वो ईरान की जगह जगह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली अमेरिकी हमलों के बीच ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। हमादान प्रांत में हवाई हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की ओर से कहा जा रहा है IRGC के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। IRGC को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इधर लेबनान पर हमले के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कौजा गांव पर कब्जा कर लिया है। कौजा गांव से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, यह IDF ने कहा है। यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ईसाइल बहुल इस गांव को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इजरायली सेना उसके इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। हमारे सभी मेहमान भार्गव मित्रा साहब, दीप्ति तनेजा जी, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। भार्गव मित्रा साहब, ट्रंप साहब का मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने अपने सहयोगी देशों को कह दिया है कि साहब अगर आपके पास तेल नहीं है, मेरा पहला सुझाव यह है आप अमेरिका से खरीद लीजिए, और दूसरा सुझाव यह है कि हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, बहुत कमजोर कर दिया, जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाइए, खुलवाइए और अब अपने लिए लड़ना सीखिए, क्योंकि अब अमेरिका आपको कभी बचाने नहीं आएगा। सर आप प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। सॉरी, ट्रंप ने अभी मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले या मे बी कल ही अनाउंस किया कि उनको एक बहुत बड़ा प्रेजेंट दिया है ईरान ने, जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहते। और वो प्रेजेंट क्या है वो या तो ऊपर वाला जानता है या ट्रंप ही जानते हैं। नहीं, उन्होंने बताया ऑयल शिप दिए हैं करके। हाँ, तो ऑयल शिप वो तो बात अलग है कि उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसी वो है कि डिस्ट्रैक्ट करते रहे, मेन टॉपिक से उसको हटाते रहे। और ये जो उन्होंने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव कंट्रीज की होती है, तो वहाँ पे उनको क्लियर है कि हॉर्मुज के लिए वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे।
हॉर्मुज जो है वो इस युद्ध का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां से अमेरिका का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, चाइना का कुछ रुक नहीं रहा है, ये भी ट्रम्प के लिए बहुत ही वो है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए हॉर्मुज इज नॉट अ वेरी बिग इशू उनके लिए, कोई बड़ा नहीं प्रॉब्लम। तो सर पर्पस तो आपका कोई भी सॉल्व नहीं हुआ, ना रिजीम चेंज हुआ, ना इनरिच यूरेनियम का कहीं पता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ट्रम्प ने अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइम पे गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट किए हैं। कभी उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी इसको सत्ता पलट की है, वो चेंज हो गया, नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। एक्चुअल कहाँ जाके ट्रम्प रुकेंगे, ये ट्रम्प को अभी क्लैरिटी उनके पास नहीं है कि वॉर को रेस्पेक्टेबल लेवल पे जाके खत्म किया जाए या वॉर को ऐसी जगह खत्म किया जाए जहां पर कि ईरान जीतता हुआ दिखे और अमेरिका हारता हुआ दिखे। ट्रम्प ऐसे आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है ये इस पर कॉम्प्रोमाइज करना। इसीलिए इस टाइम पे उन्होंने ये जो पॉलिसी कही है कि ठीक है, जो भी स्टेट्स है जिसको ऑयल की जरूरत है वो अपना देखे, अपना समझे। तो ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। बट आपने अभी जैसा इन न्यूज़ में बताया कि काफ़ी IRGC के हमले हुए हैं। देखिए, डैमेज तो ईरान में भी बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो सरप्राइजिंग फैक्टर है अमेरिका के लिए कि ईरान कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितने आर्सेनल हैं, ये पहली बार पूरी दुनिया को पता चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसी को आइडिया नहीं था कि वो इतना दिन तक टिक के रहेंगे। अब ट्रम्प की प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला जो है, इट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग प्रेसिडेंस। वेनेजुएला नहीं है ईरान, ईरान इज अ फार स्ट्रॉन्गर कंट्री। वो वहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजी के उनको शिकस्त मिली। लेकिन मित्र साहब, मैं दीप्ति तनेजा जी से कहना चाहूंगा कि ईरान बहुत पहले से ये बात बताते आ रहा है कि साहब उसके पास एक से एक मिसाइल हैं, वो कहीं भी हिट कर सकता है। उसके पास हाइपरसोनिक है, उसके पास क्रूज मिसाइल है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके पास ड्रोन्स हैं और उसने पूरी तैयारी कर रखी है। तो सवाल इस बात का है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया। खुद ट्रंप ने सार्वजनिक, या मार्को रूबियो ने सार्वजनिक मान लिया कि हमें नहीं अंदेशा था कोई इस तरह से पलटवार करेगा करके। दीप्ति जी। जी बिल्कुल रमेश जी, उन्होंने बिल्कुल यही सोचा था कि जैसे कि वेनेजुएला में गए थे, मुडारो को उठाया था, 24 घंटे में मिशन खत्म, तेल अपने कब्जे में, सेम चीज़ उन्होंने सोचा था कि वो ईरान के साथ करेंगे। क्योंकि अगर हम पिछले जून की बात करें, जब 2025 में भी उन्होंने अटैक्स किए थे, तब IRGC की तरफ से इतना ज़्यादा रिटेलिएटरी हमले नहीं हुए थे। तो ट्रंप ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रॉन्ग ईरान अपने आप को बना लेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जून से लेकर इस साल में, पूरे इनफैक्ट एक साल में, ईरान ने सिर्फ अपने आप को मिलिट्री कैपेसिटी में ही स्ट्रॉन्ग किया है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। क्योंकि देखिए, एक बात ये भी आ रही थी कि सीजफायर की बात हो रही है और वहां से हमने सुना कि कल B2 बॉम्बर गिराया गया है, 90 किलो का B2 बॉम्बर से गिराया गया है इश्वान पे। लेकिन उसके बाद भी IA की तरफ से आता है कि कोई वर्ल्ड में अभी ईरान में कोई भी रेडिएशन लीकेज नहीं हुई है। तो दैट मीन्स उनका वो बंकर बस्टर जो था भी, वो भी उस इतना नीचे उन्होंने अगर यूरेनियम को दबाया हुआ है इश्फान में, चाहे नतांज में बात करें, तो तब भी उसको अमेरिका नहीं कोई भी हार्म पहुंचा सका। तो अमेरिका ने 100% इसको अंडर एस्टिमेट किया था। अब बात ये हो रही है कि वो इसको खत्म कैसे करेंगे। देखिए, आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है और अमेरिकन जनता सोशल मीडिया पे फीड करती है। अगर हम ट्रंप को देखें, वो सोशल मीडिया, मतलब वो एक्चुअल से ज्यादा सोशल मीडिया पे जीते हैं, अपने नैरेटिव्स वहां से सेट करते हैं। पीट हेग्सेथ को देखें तो वो भी एक टॉक शो से उठकर आए हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, गिवन द फैक्ट कि मई में अभी वो चाइना जा रहे हैं, फिर जुलाई में उनकी 250th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, और फिर नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में ट्रंप अपने आप को अमेरिका जनता के सामने वीक नहीं दिखा सकते हैं। तो वो एक जो बार बार नैरेटिव चल रहा है कि हम जीत गए हैं, हमने ये तबाह कर दिया ईरान में, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी आर्मी खत्म कर दी, वो अमेरिकन जनता मानती है कि ट्रंप सबसे बड़े धोखेबाज है। उन्होंने जो प्रॉमिसेस की, वॉर रुकवा दूंगा, अब अमेरिका का कोई पैसा वॉर पे खर्च नहीं होगा, हम ग्रो करेंगे, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मागा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी तो नहीं हुआ।
बिल्कुल रमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो और इसीलिए तो शायद ट्रंप रिट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। नहीं तो ट्रंप जैसे दिमाग का बंदा कभी पीछे हटे ही ना। इट इज ओनली बिकॉज पॉपुलैरिटी जा रही है और मिड टर्म पोल्स है नवंबर में, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं, नहीं तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते। और मागा, देखिए मागा की बात भी हुई तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो अमेरिकी जनता ने ही झेला ना। जब टैरिफ्स लगाए उन्होंने जिन कंट्रीज पर भी, भारत पर भी जैसे लगा और भारत उस दबाव में नहीं आया, तो उसका सीधा इंपैक्ट तो इन्फ्लेशन पे, अमेरिकी जनता का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया ना ऑन एन एवरेज। तो ये तो अमेरिकी जनता को भी महसूस हो रहा है। कहां तुम नोबेल की बात कर रहे थे और कहां ये अब तुम खुद ही युद्ध कर रहे हो। तो ये जो पूरे वर्ल्ड पे कि मैं तेल कंट्रोल कर लूंगा, मैं एनर्जी कंट्रोल कर लूंगा, देखिए जो टैको इफेक्ट अभी सर पहले कह रहे थे वो है। वहां पे उन्होंने पहले ग्रीनलैंड हड़पने की बात करी, जैसे ही देखा कि पूरा यूरोपियन नेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है, वो ईयू के क्लॉज 5 जो नेटो का क्लॉज 5 है उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब ग्रीनलैंड हम अपने दिमाग से ही भूल गए। महीना भर पहले तक ग्रीनलैंड 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 की रट लगी हुई थी। तो वो ये देखते हैं कहां पर मैं, मतलब ही टेस्ट द वाटर कि कितना पानी गर्म है उसमें पांव रखूं। और ईरान का पानी इतना गर्म निकलेगा उन्होंने नहीं सोचा था। बिल्कुल सही कहा आपने। कमिंग ऑन में जो पहले भी बोल रही थी, इसके रिपरकशन कितनी तगड़ी होगी। देखिए पूरा वर्ल्ड, मैं एक सेकंड में बस खत्म करूंगी, साउथ कोरिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जापान हो, चाहे तुर्की हो, ये सारी कंट्रीज अब न्यूक्लियर की होड़ में लग जाएंगी, क्योंकि वो जो एक ग्रेट अमेरिकन बबल और शील्ड था वो तो टूट गया ना। तो ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका की इमेज को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है अपने इस न जाने कितने साल लग जाएंगे इस इमेज को, इस गुडविल को, इस क्रेडिबिलिटी को वापस लाने में। लेकिन जनरल सिंह, आप देखिए कि जो उनका वो डील करते हैं ना, ट्रम्प साहब डील करते हैं, यहाँ भी वो डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तेल नहीं है तो अमेरिका से खरीद लो। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के, पूरी दुनिया को लड़ाई में झोंक के वो तेल बेचने में लगे हुए हैं। देखिए सर, ऐसा है कि पूरा हम लोग, मतलब रिटायर होकर हम लोग जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स ये पढ़ाते रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो बड़ा अजीब लगता है। अभी अब जब हम पढ़ाने जाते हैं तो बता ही नहीं पाते उनको कि क्या तर्कसंगत चीज चल रही है, कैसे इसको किया जाए। तो जैसे कि रियल एस्टेट को खरीदा बेचा जा रहा है, उस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन ये एक नया दौर है, हमको इससे यूज टू होना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट को आज लिया है, और हमारे देश में हमको एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा, हमको ऑल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी पे बात करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की जो ये ब्लैकमेलिंग है ये चलती रहेगी हमारे साथ। बिल्कुल, और वो सेल्फ रिलायंस तो हमें बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि साहब अगर कभी ऐसी परिस्थिति आएंगी तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। तो उसका एक ही मंत्रा था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना। अब आप देखिए हम 85 to 90% अपना ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं। हमारी एलपीजी जो 60% हमें चाहिए, जो हम इंपोर्ट करते हैं, 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। हालांकि हमने समय रहते डाइवर्सिफाइड किया, अपने बास्केट को हम अलग अलग देशों से ला रहे हैं, बट हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे आने वाले सालों में इंटैक्ट रखेंगे। शायद दीप्ति तनेजा जी कुछ कहना चाह रही है। जी रमेश जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि हम बहुत, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, और भारतीय इस समय बहुत लकी हैं कि हम इस सरकार की रेजिम में हैं। तो जिस टाइप से आपने कहा कि हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था, तो 1973 में इससे और कहीं बदतर सिचुएशन हो चुकी है, जो आपने रमदान वॉर्स के तहत सुना हो, जब इजराइल के ऊपर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर कर दिया था। तो रमदान वॉर्स, अक्टूबर वॉर्स जिसको कहते हैं, तब तो 400% तेल के दाम बढ़ गए थे। और फिर भी हैरानी की बात है कि आजादी के इतने साल के बाद 2014 में हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, उसको स्टोर करने का था ही नहीं। हमारे पास 0 दिन के, मैं कमर्शियल रिजर्व्स की बात नहीं कर रही, 0 दिन के तेल के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स थे। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए, वो बहुत अच्छी बात हुई। हम तब तक 2014 तक सिर्फ 33% ट्रेन जो रेलवेज है इलेक्ट्रिफिकेशन पे पहुंचे थे। आज हम 99% इलेक्ट्रिफिकेशन पर हैं। हम न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानती हूं, बहुत भाग्यशाली है इस समय हम, कि बिल्कुल इस सरकार की रिजीम के तहत हम उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि जब 73 में हुआ फिर भी हमने नहीं सोचा, तो आज 2026 में अगर ये हुआ है तो दोबारा ये चीज ना भारत के ऊपर दोहराई जाए। दीप्ति जी, आप जैसे आशावादी लोग कम है मैं देखता हूं आजकल।
अच्छा लगा आपका ये जो ऑप्टिमिज्म है इस पैनल पे देखा मैंने। लेकिन केवल ऑयल पे ही नहीं, हमें एलपीजी के मामले में भी अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाने होंगे और समय रहते बनाने होंगे। हम इसको बहुत डीले नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट्स में। हमें अभी हमारे लिए वॉर फुटिंग की स्थिति है और हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। मित्रा साहब, मैं एक और बात आपसे समझना चाहता हूं सर। अब सवाल ये है कि ये जो 15 पॉइंट प्रपोजल अमेरिका ने ईरान के सामने रखा, ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं सर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो जीसीसी कंट्रीज़ का हो रहा है। बिकॉज अब तो अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने सार्वजनिकली कह दिया कि साहब जो अमेरिका का नुकसान हुआ है हम जीसीसी से कहेंगे वो भरे, उनको ये देना पड़ेगा। देखिए, ये जो 15 पॉइंट प्रपोजल है ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि ईरान कभी नहीं मानेगा। और जीसीसी कंट्रीज भी चाहती हैं कि उन पर भी ज्यादा दबाव ना पड़े। ऐसा नहीं हो कि जब लड़ाई खत्म हो एक दिन तो पूरा बोझ जो है वो जीसीसी कंट्रीज पे आ जाए, वो ये लोग नहीं चाहेंगे। इन्होंने अमेरिकन बेसिस अपने यहाँ रखे हैं एक गुडविल के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे नहीं। ये नहीं कि ईरान कोई हमला करने वाला था जीसीसी कंट्रीज पे या गल्फ कंट्रीज पे, इन्होंने रखा था, बट इन्होंने नहीं सोचा था कि स्थिति यहाँ तक खराब हो जाएगी। सर, अमेरिका ने डील की थी ना पेट्रो डॉलर को लेके कि साहब जो तेल का जो भी आप बेचेंगे वो डॉलर में बेचेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने बेसिस दिए थे। तो एक समझौता था, एक पैक्ट था, लेकिन मैं कहूंगा ना वो डिस्ट्रस्ट तो बढ़ गया है अब। तो ये जो हमले बेसिस पे हो रहे हैं, इनिशियली सोचा गया था कि हमले सिर्फ बेसिस पे होंगे, लेकिन अब हमले जो है वो शहरों पे होने लगे हैं, रेस्पेक्टिव कंट्रीज के टेरिटरी में। या तो वहां मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके वहां मिसाइल से लोग की मौतें हो रही हैं। तो अब जो है वो जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जीसीसी के लिए भी है, इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। तो 15 पॉइंट प्रपोजल जो है वो कंटेंशियस है, वो ईरान मानेगा कभी नहीं, क्योंकि यदि वही मान चुका होता तो लड़ाई कभी खत्म हो चुकी होती। तो ईरान अब देख रहा है कि उसको नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, इजराइल को भी हो रहा है। और ये एसेंशियली ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई जो है वो इजराइल लड़ रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। अमेरिका नहीं लड़ रहा है इजराइल के सपोर्ट से, ये लड़ाई बेसिकली इजराइल की है। तो वहां पे इजराइल जो है, कल को यदि बस एक हाइपोथेटिकली हम बात करें ग्राउंड फोर्सेस की, तो आप देखिएगा कि अमेरिकन जो मरीन्स वगैरह हैं, लेकिन आप देखिए ना, इसमें सारथी तो अमेरिका ही है ना इजराइल का। हाँ, तो और कोई चारा नहीं है अमेरिका के पास। ये लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल का यदि साथ नहीं मिले अमेरिका को, तो अमेरिका 2 दिन में हार जाएगा। क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं उसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसमें मोसाड का बहुत बड़ा हाथ है इसको सक्सेसफुल बनाने में। और आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जो रोल रशिया और चाइना प्ले कर रहा है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत क्रिटिकल है। इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, ये जो नतांस की बात हो रही है, इस्फहान की बात हो रही है, इसके अलावा जो भी न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन वो कौन कर रहा है? वो रशिया ने इतने सालों से उसको जिंदा रखा हुआ है, चाइना ने उसमें सपोर्ट किया हुआ, तो वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखिए रशिया चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर कर्सरी स्टेटमेंट है पर्दे के पीछे ईरान को जितनी मदद ये दोनों देश कर रहे हैं, इसीलिए तो ईरान इतनी ताकत से खड़ा है। जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया, अगर वो सैटेलाइट इमेजरी एक्यूरेट चाइना नहीं पहुंचाता, ईरान ऐसे थोड़ा टारगेट करता। आज 47, मैं देख रहा था 49% यूएई को टारगेट किया। एक तरह से यूएई की इकोनॉमी आपने धराशायी कर दी। यूएई के लेके जो यूएई का इकोसिस्टम था बिजनेस करने का, उसको आपने नुकसान पहुंचा दिया। ना सिंह, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो नतांज या इस्फहान में आप लगातार जो अपने बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, आपको मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। बिकॉज आपने जुलाई 2025 में भी यही किया था, जून में, तब भी आपने कहा था कि साहब आपने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत साल पीछे धकेल दिया, बट वो आज भी इंटैक्ट है। तो सवाल ये है, क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत जुटाएंगे? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब आपको ये इनरिच यूरेनियम है जो 400 किलोग्राम के आसपास है, 60% इनरिच यूरेनियम, और दूसरी तरफ ये खर्ग आइलैंड है। यानी 2 टारगेट अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिकली बोले। देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल मुद्दे की बातें उठाई हैं।
और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म का युद्ध को बढ़ाया जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी उसके दायरे में लाया जा रहा है। और जवाब में ईरान भी इजराइल के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको अटैक कर रहा है, उसके आसपास बॉम्बिंग हुई है। तो अब ये तो पता करना मुश्किल है कि किसका कितना नुकसान हुआ और कहाँ तक ईरान ने उसको अंडरग्राउंड टनल्स में छुपा कर रखा है, कितना डिस्पर्स किया है उसे। लेकिन ये इसका कंक्लूसिव एविडेंस ले लेना कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कितने दिनों के लिए डिले हो गया, कितने सालों के लिए डिले हो गया, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ये उस देश का एक मनोबल या उद्देश्य तो बना ही देता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बिना हमारा बचाव नहीं हो सकता। अगर उन्होंने पहले बना लिया होता तो शायद उनके ऊपर अटैक नहीं होता। ये एक बहुत बिल्कुल आपने जनरल सिंह आपने बड़ी सही बात कही कि ये धारणा बन गई और दीप्ति जी धारणा बड़ी प्रबल हो गई है आप कि अगर आपको अपने देश को सुरक्षित रखना है तो आपके पास न्यूक्लियर बम नाम का ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, यही बात मैं पहले भी बोल रही थी कि ये सारी कंट्रीज को होड़ लग गई है क्योंकि अमेरिका तो उनके शील्ड में आया नहीं और ईरान के पास इतनी ताकत थी क्योंकि वो बार बार अपने न्यूक्लियर की बात कर रहा था। तो आप जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हो, न्यूक्लियर फॉर पीस की बात करते हो, तो ये तो आपने ही काइंड ऑफ एक इफेक्ट शुरू कर दिया है कि हर कंट्री अब महसूस करेगी कि भैया अमेरिकन शील्ड का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका को जब तक तो सफलता मिलती है तब तक तो वो आपके साथ है, नहीं तो वो 1 मिनट में का हाथ छोड़ता है। और उल्टा आप देखिए वो जो कैरोलिन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आप ही मतलब पहले ही उन कंट्रीज को इतना तहस नहस कर दिया है, उनकी इकोनॉमी को इतना पीछे कर दिया है मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज को, और अब उन्हीं को बोला जा रहा है कि भैया तुम आप पैसे भी दो इस चीज के लिए। दीप्ति जी मेरे पास समय समाप्त हो गया, जनरल सिंह मेरे पास समय समाप्त हो गया, भार्गव साहब, दीप्ति जी मैं फिर आऊंगा कभी, आप हम आगे भी आप मेहमानों से चाहेंगे आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। अमेरिका कह रहा है चढ़ जा बेटे सूली पे और ईरान कह रहा है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेगी। बहुत ही बढ़िया सर, आप अपने छात्रों को भी इसी लहजे से बताइएगा सर। बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ का बयान, ये लड़ाई बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।